नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पहलगांव के आतंकवादी हमले को, भारत के मासूम लोगों की हत्या को आज 10 दिन हो गए। पूरे देश को भारत के एक्शन का इंतजार है और आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि देश के लोग इत्मीनान रखें, एक्शन होगा, जरूर होगा। न पहलगाम में निर्दोष हिंदुस्तानियों के कातिलों को बख्शा जाएगा और न ही दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को। अमित शाह ने कहा कि आतंकवादी और उनके आका मासूम लोगों की जान लेकर यह न समझें कि वो जीत गए। इंतजार करें, आतंकवादियों के ताबूत में आखिरी कील भारत ही ठोकेगा। भारत क्या एक्शन लेगा, पाकिस्तान के खिलाफ कब कार्रवाई करेगा, इसका इंतजार हर भारतीय को है। इसीलिए पाकिस्तान भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आज हमारी नेवी ने पाकिस्तान बॉर्डर के करीब अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज शुरू की। इस एक्सरसाइज में हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी हिस्सा ले रहा है। इससे परेशान पाकिस्तान ने अपनी नेवी को एक्टिव होने को कहा। आर्मी और एयरफोर्स को वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ भेज दिया। पाकिस्तान जानता है कुछ न कुछ बड़ा तो होगा, इसलिए अमेरिका से भारत को रोकने की गुहार लगा रहा है। शहबाज शरीफ ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और फिर मार्को रूबियो ने हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर से बात की। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीटर हेग्सेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हुई। भारत ने सबको दो टूक कह दिया कि भारत बदला लेकर रहेगा, आतंकवादियों को और उनके आकाओं को सबक सिखाया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भारत के रुख से पाकिस्तान में कैसी हलचल है। पाकिस्तानी आर्मी अपने आवाम का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो गेम को वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें बताकर कैसे पोस्ट कर रही है। पाकिस्तान के मंत्री कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर युद्ध हुआ तो इससे भारत को ज्यादा नुकसान होगा। यह सब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कैसे देश को भरोसा दिलाया कि पहलगाम के गुनहगारों और उन्हें पनाह देने वालों को चुन चुनकर खत्म किया जाएगा। पहलगाम में जो आतंक की भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, मैं आज उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। जिस वक्त अमित शाह दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की बात कह रहे थे, उस वक्त हमारी नेवी अरब सागर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास नेवल एक्सरसाइज शुरू कर चुकी थी। नेवी के इस युद्ध अभ्यास में कई वॉरशिप, फ्रिगेट और डेस्ट्रॉयर हिस्सा ले रहे हैं। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल है।
अरब सागर में नेवी के जंगी जहाज दुश्मन के जहाज़ों को और फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने की ड्रिल कर रहे हैं। इस नेवल एक्सरसाइज के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज़ों को भी तैनात किया गया था। अरब सागर जिस इलाके में नेवी वॉर एक्सरसाइज कर रही है, उस इलाके से 85 नॉटिकल माइल की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। नोट करने वाली बात है कि इसी इलाके में पाकिस्तान नेवी ने भी वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। पाकिस्तान को डर है कि इंडियन नेवी की वॉर एक्सरसाइज तो दिखावा है, हो सकता है एक्सरसाइज के बहाने भारत सी रूट पर पाकिस्तान की सप्लाई लाइन बंद कर दे। कराची पोर्ट से ही पाकिस्तान में ज्यादातर ऑयल की सप्लाई होती है, खाने पीने का सामान और दवाइयों का इंपोर्ट होता है। अगर भारत ने सी रूट की नाकेबंदी कर दी तो पाकिस्तान के पास इतना तेल भी नहीं होगा कि वो अपने टैंकों और फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर पाए। इसीलिए जैसे ही अरब सागर में आईएनएस विक्रांत पहुंचा तो पाकिस्तान ने अपनी फौज का मूवमेंट दूसरे बॉर्डर से कराची की तरफ कर दिया। क्योंकि अब ग्राउंड पर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, इसीलिए आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पूरा देश मोदी सरकार के साथ है। वो चाहते हैं कि इस बार हमारे जवान पाकिस्तान में घुसें और पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से फ्री करवाएं। काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की ज़मीन को हासिल कर लेते। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। इसके बाद जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर नेता फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तो ज़रूरी है, लेकिन जब तक पाकिस्तान में आर्मी के जनरल्स की मनमानी नहीं रुकेगी तब तक पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। जब तक पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार नहीं बनेगी तब तक भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार मुमकिन नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ के हालात अच्छे करे, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचे, उनने ये रुख लिया है और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हुई। ये दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं। पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा अनंत पहलगाम हमले की पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर का रोल बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के फौजी अफसर और शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री सबूत मांग रहे हैं, जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब भी पाकिस्तान के लोगों ने दिया। पाकिस्तान के बड़े राइटर और सोशल वर्कर वसीम अल्ताफ ने कहा कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बाद कोई पाकिस्तान की बातों पर यकीन नहीं करेगा। इससे पहले भारत ने मुंबई में हमला करने वाले आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ा, उसके घर का पता ठिकाना दिया, फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग दी, पुलवामा हमले में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, किसको सजा दी? वसीम अल्ताफ ने कहा ओसामा बिन लादेन जैसे दुनिया के बड़े बड़े टेररिस्ट पाकिस्तान में मिले, अभी भी हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, तो फिर पाकिस्तान किस मुंह से पहलगाम हमले के सबूत मांग रहा है और दुनिया उसकी बातों पर यकीन कैसे करे? यह बात सही है कि पाकिस्तान के केस में सबूत नहीं, एक्शन दिखाने का टाइम है। अब कातिलों को मिट्टी में मिलाने का टाइम है। क्या इन कातिलों का सरगना जनरल आसिम मुनीर है? क्या बेकसूरों की हत्याएं जनरल मुनीर के इशारे पर की गई? जनरल मुनीर ने यह पाप क्यों किया? पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पिछले कई महीनों से जनरल मुनीर की फौज को कई जगह से मार पड़ रही है। एक तरफ पाकिस्तानी तालिबान ने अफगान बॉर्डर पर तबाही मचाई हुई है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बगावत को दबाने के लिए जनरल मुनीर ने 1000 से ज्यादा बलोच लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। कुछ लोग ये मानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर कश्मीर का मसला उठाकर इन सारी बातों को दबाना चाहते थे।
इसलिए जनरल मुनीर ने कश्मीर को लेकर तकरीर दी, उसे भारत की कमजोर नस बताया, हिंदू और मुसलमान का इशू उठाया। इसलिए यह लॉजिकल लगता है कि जनरल मुनीर ने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पहलगाम में मासूम लोगों की बेदर्दी से हत्या करवाई। जिस जनरल मुनीर ने भारत की आत्मा पर हमला किया, उन्हें इसकी भारी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वक्त की मांग है निहत्थे मासूम भारतीयों को धर्म पूछकर मारने वालों के आका को उसी अंदाज में मिट्टी में मिला दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हत्यारों और उनके आकाओं को ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। सारी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी बोल्ड डिसीजन लेने में डरते नहीं, इसलिए इस बार एक्शन होगा, सही टाइम पर होगा और निर्णायक होगा। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरान समझ गए हैं कि इस बार बचना मुश्किल है, इसीलिए पाकिस्तान ने बॉर्डर के आसपास के इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी फौज की कुछ ब्रिगेड्स पंजाब सूबे में सरहद के पास एक्सरसाइज करती हुई देखी गई। आज झेलम जिले की टिल्ला फायरिंग रेंज में पाकिस्तानी फौज ने लाइव फायर ड्रिल्स किए, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को सरहद पर तैनात कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने इस एक्सरसाइज को ऑपरेशन हैमर ड्रिल का नाम दिया है। आज अपनी फौज की फायरिंग ड्रिल देखने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर भी झेलम जिले में पहुंचे थे। यहां पाकिस्तानी फौज की मंगला स्ट्राइक कोर के कमांडर्स भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने भारत के हमले से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे के 29 जिलों में एयर रेड के वार्निंग सायरन लगाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक कब होगी, कहां होगी, यह तो तभी पता चलेगा जब ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक फैसले लिए हैं, उनका असर लगातार दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में पहले से ही पानी की कमी है। ऐसे में सिंधु समझौता रद्द करने के नरेंद्र मोदी के फैसले से पाकिस्तान की टेंशन काफी बढ़ गई है। पानी को लेकर सिंध और पंजाब के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने यूएन से इंटरवीन करने की गुहार लगाई है। सिंधु समझौता रद्द करना पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी का वो तमाचा है जिसकी गूंज तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होगा। चिनाब नदी पर बने बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के फॉर्मर चीफ इंजीनियर सुरेंद्र थापा ने आज बताया कि पिछले 60 साल से भारत दरिया दिली दिखा रहा था, अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को दे रहा था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की वो नस दबा दी है जिसके बाद पाकिस्तान को खून और पानी का फर्क समझ आ जाएगा। सुरेंद्र थापा ने बताया कि सिंधु समझौता रद्द होने से पाकिस्तान में सिर्फ पानी की कमी नहीं होगी, पाकिस्तान के लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर हम पानी स्टोरेज करेंगे तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो उनका पूरा पंजाब जो है वो उसकी इरिगेशन हमारे इन्हीं जो वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और अब जब हम पानी नहीं उनके टाइम पे देंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो फसलें हैं वो तबाह हो जाएंगी। और मुझे समझ नहीं आती ये पाकिस्तान क्यों नहीं समझ पाता है कि हमने इनको आफ्टर 47 टिल टुडे 80% वाटर अपना पानी इनको दिया। वो इंडिया का एहसान था पाकिस्तान के ऊपर, और लिहाजा ये आज कहते हैं कि खून बहेगा। आज अटारी वाघा बॉर्डर से भी हैरान करने वाली तस्वीरें आई। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपने ही नागरिकों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। असल में भारत आए पाकिस्तानियों को वापस जाने की डेडलाइन कल खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग कल तक वापस नहीं लौट पाए थे। इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया जिन पाकिस्तानियों के पास वैलिड ट्रैवल वीज़ा है वो अपने मुल्क लौट सकते हैं। इसके बाद आज सुबह से अटारी वाघा बॉर्डर पर तमाम पाकिस्तानी पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उन्हें एंट्री नहीं दी गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपने ही लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। दर्जनों गाड़ियों की लाइनें लग गईं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग दिन भर कड़ी धूप में तपते रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने गेट नहीं खोला। अटारी बॉर्डर पर भारतीय इमिग्रेशन ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच पाकिस्तानी इमिग्रेशन से 4 बार मीटिंग की और कहा वो अपने नागरिकों को वापस लें, लेकिन पाकिस्तानी अफसरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
इन पाकिस्तानियों ने कहा उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उन्हें अपने ही मुल्क में एंट्री क्यों नहीं दी जा रही। अब बात कर लेते हैं देश की सियासत की। नरेंद्र मोदी के कास्ट सेंसस के फैसले पर क्रेडिट की होड़ शुरू हो गई है। यूपी से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक सभी पार्टियों के नेता दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने उनके प्रेशर में जाति जनगणना कराने का फैसला किया। सबसे ज्यादा सियासी हलचल बिहार में है, वहां चुनाव होने वाले हैं। आज पटना में आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने ही जातिगत जनगणना के फैसले को अपनी जीत बताते हुए जश्न मनाया। आरजेडी ने जो पोस्टर लगाए थे उनमें लिखा गया था, यह फैसला लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के संघर्ष का नतीजा है। वहीं कांग्रेस ने तो बाकायदा पटाखे और आतिशबाजी करके इस फैसले को राहुल गांधी की जीत बताया। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि एक लड़ाई जीत ली, अब दूसरा लक्ष्य आरक्षण पर 50% की लिमिट को हटवाना है। शेड्यूल 9 65% आरक्षण जो हमारा जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट आया, खाली रिपोर्ट आ जाने से नहीं ना होगा, उस पर तो अमल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ा, तो आपने शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला, ये भी देखने की बात है। अब सेंसस होगा कब होगा, ऐसे ही अभी 4 साल डिले चल रहा है। सेंसस 21 में होना था, हो गया 25। बिहार में महागठबंधन के नेता जातिगत जनगणना को बड़ा इशू बना रहे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी के इस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में ही हो रही है। बिहार में 5 महीने के बाद चुनाव होने हैं। आरजेडी और कांग्रेस कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन पर 50% की लिमिट हटाने की मांग के बहाने दलितों और पिछड़ों का वोट हासिल करने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन मोदी ने एक झटके में बाजी पलट दी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी के प्रेशर में नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए जिनमें राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा था, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि तेलंगाना में चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का वादा किया था और चुनाव के बाद कास्ट सर्वे करवा दिया। इसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सामने आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कास्ट सेंसस कराने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि सेंसस कब शुरू होगा, कैसे होगा और कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी। इससे सरकार की नीयत पर शक होता है। जाति जनगणना पर क्रेडिट को लेकर एक अनार 100 बीमार वाली बात है। अखिलेश यादव ने कहा पीडीए को लेकर उन्होंने जो दबाव बनाया था उसके आगे मोदी को झुकना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसमें उनकी पहली जीत है, लेकिन अभी काफी रास्ता तय करना बाकी है। ये पीडीए की ताकत की वजह से घबराए हुए लोग हैं जो अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। जाति पर आधारित जनगणना को लेकर विरोधी दलों के बड़े बड़े नेताओं ने क्या दावे किए ये मैंने आपको सुनवा दिया। अब मैं आपको सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। चूंकि कांग्रेस कास्ट संसद के फैसले को राहुल गांधी की जीत बता रही है, इसलिए आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा अगर राहुल गांधी को इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होती तो इस तरह के दावे न करते। बेहतर होगा राहुल गांधी जनगणना के मुद्दे पर किसी जानकार से ट्यूशन ले लें, उसके बाद बोलें।
विपक्ष इंडी गठबंधन वाले श्रेय लेने की उछल कूद भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। राहुल गांधी तो पता नहीं क्यों तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया नहीं है, लेकिन हमारे कारण ही हुआ है, श्रेय लेने की होड़। और वो जो जिस ढंग की बातें कर रहे थे कि तेलंगाना में हो गया, तेलंगाना में सर्वे हुआ है भाई, और इसलिए मैंने तो सलाह दी है कि पहले वो किसी अच्छे ट्विटर से संविधान को समझ लें क्या है। तो एक बड़ा सवाल फिर भी आएगा, आरक्षण की जो 50% की सीमा है वो किस तरीके से रहेगी? अभी तो जातिगत जनगणना होगी, सटीक आंकड़े। एक शुभ समाचार आपको दे दूं, 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। हालांकि केदारनाथ धाम के कपाट कल खुलेंगे, भक्तों को बाबा केदार के दर्शन कल ही नसीब होंगे, लेकिन श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। केदार घाटी में बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन इससे भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उत्तराखंड सरकार ने देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। केदारनाथ मंदिर को 54 तरह के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। ये फूल कश्मीर, कोलकाता और दिल्ली के साथ साथ नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से भी मंगवाए गए हैं। कपाट खुलने से पहले आज शाम बाबा केदार की डोली केदारनाथ मंदिर पहुंच गई। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली को हर साल सर्दियों में ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है। सर्दियों के दौरान 6 महीने तक बाबा केदार वहीं पर विराजमान रहते हैं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले बाबा की डोली वापस केदारनाथ धाम में लाई जाती है। आज बाबा केदारनाथ की डोली केदार धाम पहुंच गई और अब भक्तों को इंतजार है मंदिर के कपाट खुलने।